तो जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू आर के क्लासेस एंड अ न्यू अनदर वीडियो, जिसमें कि हमारी सीरीज चल रही है, पॉलिटी सीरीज चल रही है। आपको पता होगा, आपने जैसे कि लास्ट लेक्चर देखा होगा और हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था आपने वो भी देखा होगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हमें फिर से ओवरव्यू दे देता हूँ। हमने क्या पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली बार डिमांड किसने की थी? एम एन रॉय ने, जो कि 1934 में नेहरू रिपोर्ट आई थी, जो कि मोतीलाल नेहरू ने उसकी चेयरमैनशिप करी थी। उसके बाद हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पढ़ी, क्या क्या उसके प्रोसीजर्स थे, क्या उसका ओवरव्यू था। ये सब आपने अगर देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं देखा है तो आप लास्ट वीडियो को जाके जरूर चेकआउट करें। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, कि उसके बाद होता क्या है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली सिटिंग जो होती है, जो पहली बार वो मीट करते हैं, पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बारे में चर्चा होती है, वो कब होती है? तो उसकी पहली जो प्रोसीडिंग होती है वो होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट सिटिंग। 9 नवंबर 1946। ये डेट आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से याद रखनी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद जो आपकी दूसरी इंपॉर्टेंट डेट आती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड, वो आती है 13 नवंबर 1946। और ये किस लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है? क्योंकि इस डेट को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया जाता है। अब आप ये कहेंगे कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है क्या? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो हम अपना प्रियम्बल है, उसका ही एक मॉडिफाइड वर्जन है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस का। जैसे कि आपने अपनी एनसीईआरटी की फर्स्ट पेज पे ही देखा होगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया solemnly resolve to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic। ये वाला आपने पूरा पेज देखा होगा। तो वही है हमारा प्रियम्बल, जो कि अपने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का एक छोटा सा ओवरव्यू है। वो हमें बताता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रेस्क्राइब्ड है। तो इसमें क्या होता है? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस डेट को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किए जाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद हमें देखना है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो कौन से इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे और उनका क्या क्या रोल था, जो असेंबलीज बनती हैं, वो सब इसी वीडियो में हम आगे देखने वाले हैं। तो इसके बाद इसके बाद आते हैं जो हमारे इम्पोर्टेंट मेंबर हो जाते हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा was the interim president of our constituent assembly। interim interim president। अब ये प्रेसिडेंट तो सबको पता है, जो कि किसी चीज को प्रेसाइड करे, लेकिन इंटरिम का मतलब क्या है? इंटरिम ये एक फ्रेंच टर्म है। ये एक फ्रेंच टर्म है, जिसमें कि जो सबसे ओल्डेस्ट मेंबर होता है या जो सबसे बुजुर्ग आदमी होता है, उसको हम किसी भी चीज का चेयरमैन या प्रेसिडेंट घोषित कर देते हैं। तो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो सबसे ओल्ड मेंबर थे, वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जिन्हें कि इंटरिम प्रेसिडेंट बना दिया गया था। लेकिन इसके बाद ही जब अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की प्रोसीडिंग्स बढ़ती हैं, तो फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनको प्रेसिडेंट बना दिया गया था अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यही आगे जाकर हमारे इंडिया के, जो इंडिया अपना पूरा फुल फ्लेज कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, तो उसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही आगे जाकर बनते हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कौन आता है? इसके बाद आते हैं एच सी मुखर्जी। एच सी मुखर्जी कौन थे?
अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो हो गए इनके फर्स्ट प्रेसिडेंट, लेकिन एच सी मुखर्जी कौन थे? एच सी मुखर्जी, मुखर्जी ये थे वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। ये बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रिपीटेटिव क्वेश्चंस हैं जो कि आपको आते रहते हैं और बहुत आसानी से आप इनको याद कर सकते हैं। तो इसमें मैं आशा करता हूँ आपको कोई भी परेशानी नहीं हो रही होगी यहाँ तक। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की प्रोसीडिंग्स फिर आगे बढ़ती हैं, और फिर आते हैं हमारे बिल्स या फिर राइट्स या फिर कमिटीज जो कि आगे जाकर बनती हैं। और इसके बहुत सारे और इम्पोर्टेंट मेंबर्स थे, जैसे कि बी एन राव। बी एन राव कौन थे? बी एन राव थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। बी एन राव, बी एन राव ये थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। ये जो अलग अलग रिपोर्ट्स थी, अलग अलग कमिटीज थी, उनको ये एडवाइस करते थे। ये इन्हें हम ये भी बोल सकते हैं कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेंबर्स इस पर्सपेक्टिव से थे क्योंकि इन्होंने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस और जो देश के थे, अमेरिका, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इन सब के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े थे, और इन्होंने वहीं से एक्सपीरियंस लेकर अपनी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, उसको डायरेक्ट किया या उसको एडवाइस किया। तो इसलिए यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन आपको जैसे कि पता होगा लास्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया थे, अपनी हिस्ट्री में पढ़ा होगा, और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडियन गवर्नर जनरल थे सी राजा गोपालाचारी, लेकिन जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन, बेटन, लॉर्ड माउंटबेटन आपको याद रखना है, ये थे लास्ट वाइस रॉय या फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जब ये इंडिया में आते हैं तो ये एक प्लान के साथ आते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट इनको एक प्लान के साथ भेजती है जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके बाद ही इंडिया को आज़ादी मिली थी। तो लॉर्ड माउंटबेटन प्लान इसको आप बोल सकते हैं, या फिर इसे को बोल सकते हैं आप 3 जून प्लान। इसके तहत क्या होता है कि अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इंग्लैंड में, वो राजी हो जाती है इंडियंस को आज़ादी देने के लिए, और इसी के तहत आता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है 1947 में। वो पहले बिल होता है, इंडियन इंडिपेंडेंस बिल भी कई बार उसको बोला जाता है, और वही आगे जाके इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बनता है जब वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हो जाता है। तो इसके बाद आता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ये हो गया है हमारा। और इसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो फर्स्ट स्पीकर थे, जो अपना नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट हुआ, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी डायरेक्टली क्वेश्चन आपका बन जाता है। जो फर्स्ट स्पीकर थे हमारे, स्पीकर, वो थे जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर ये हमारे थे फर्स्ट स्पीकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसके बाद नेशनल फ्लैग जो है वो अडॉप्ट किया जाता है, और वो कब होता है? 22 जुलाई 1947। जो हमारा तिरंगा है, जिसको आप आज हमारा नेशनल फ्लैग अडॉप्ट हुआ है, हम सब जानते हैं उसकी अडॉप्शन डेट क्या है। नेशनल फ्लैग की 22 जुलाई 1947। तो इस डेट को हमारा नेशनल फ्लैग है वो अडॉप्ट हुआ था, तो ये भी आपको याद जरूर रखनी है। और हमारा
कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशन के लिए याद रखनी है आपको, कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949। ये अडॉप्ट हुआ था, लेकिन इनेक्ट हुआ था 26 जनवरी 1950। मैं इसकी आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। 26 नवंबर 1949 को जब ये अडॉप्ट कर लिया गया था, तो 26 जनवरी 1950 ही क्यों डेट चूज की जाती है जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट होगा? तो आपको पता होगा 1929 में, 1929 और 30 में जो लाहौर कॉन्फ्रेंस होती है इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो जब जो है जिसको हेड किया था जवाहरलाल नेहरू ने, वो डिसाइड करते हैं कि 26 जनवरी को ही हमारा हम इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे। लेकिन बाद में हमारा इंडिपेंडेंस डे आकर क्या होता है? 15 अगस्त। लेकिन उसको रेस्पेक्ट करने के लिए, जो 26 जनवरी की जो डेट है, इसको रेस्पेक्ट करने के लिए इसको हमारा रिपब्लिक डे अनाउंस किया जाता है। रिपब्लिक डे क्यों? क्योंकि इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट होता है। क्योंकि जो जितने भी प्रोविजंस थे इसके, वो सब अडॉप्ट या इनेक्ट होते हैं या लागू होते हैं। तो इसके बाद मैं बता दूं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो की फीचर्स हैं। की फीचर्स क्या मैं मतलब, सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि इसमें कितने आर्टिकल्स और कितने शेड्यूल्स थे। तो हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, ओरिजिनल यानी जो बनकर तैयार हुआ था, उसके बाद तो काफ़ी सारे अमेंडमेंट हो गए और उसके बाद आज हमारी 400 प्लस आर्टिकल्स हैं। लेकिन जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, इसमें 398 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स। अब आप 398 आर्टिकल्स तो याद नहीं रख सकते, लेकिन इसको हम आगे आने वाली वीडियोस में, आगे आने वाले लेक्चर्स में हम इसको भी समझेंगे, आर्टिकल्स और शेड्यूल्स को। लेकिन अभी आपको ये याद रखना होगा कि कितने आर्टिकल्स थे, 398 और 8 शेड्यूल। इसमें आने वाले लेक्चर्स में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि शॉर्ट ट्रिक्स इनको कैसे याद किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। ये धीरे धीरे आपको टाइम के साथ साथ सब समझ में आने लगेगा और इसमें ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो इसके बाद हम क्या समझने वाले हैं? इसके बाद हम समझने वाले हैं जो कमिटीज थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा तैयार होना था उसके लिए काफ़ी सारी कमिटीज बनाई गई थी। काफ़ी सारी कमिटीज जिसको अलग अलग काम दिए गए थे कि आप इस टॉपिक पे काम करेंगे, आप इस पे काम करेंगे और इसको हेड ये करेंगे और इसको वो करेंगे। तो ये भी आपकी कमिटीज तो काफ़ी सारी थी, 22 कमिटीज थी ओरिजिनली। लेकिन हमको याद सिर्फ गिनी चुनी करनी है जो कि जहाँ से हमारा क्वेश्चन बनता है। तो so there were 22 committees. 22 were formed for the work of constitution. ठीक है, 22 कमिटीज थी जो आपको याद रखनी है। ओरिजिनली 22 कमिटीज थी। ये आपको डायरेक्टली क्वेश्चन मिल जाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कितनी कमिटीज फॉर्म की गई थी। तो 22 कमिटीज हमारी फॉर्म की गई थी, जिसमें से कि जो इम्पोर्टेंट कमिटी थी वो सबसे पहले आती है ड्राफ्टिंग कमिटी, जिसको जो मेन हमारा कोर पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उस पर काम करने के लिए दिया गया था ड्राफ्टिंग कमिटी। ड्राफ्टिंग कमिटी। तो जो कोर प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको फॉर्म करने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी, जिसको हेड कर रहे थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। अम्बेडकर। ये बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत, इसमें आपको कुछ ज़्यादा अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस इसमें आपको ये याद रखना है क्योंकि इससे डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है। ड्राफ्टिंग कमेटी को हेड कौन कर रहे थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। और ये किस लिए बनाई गई थी? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए बनाई गई थी। इसके बाद आती है हमारी स्टीयरिंग कमेटी। स्टीयरिंग कमेटी
स्टीयरिंग कमेटी। इसको कौन हेड कर रहे थे? के एम मुंशी। ये उस टाइम के बहुत ही ज्यादा जाने माने पॉलिटिशियन थे, इंडियन पॉलिटिशियन थे और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थे। इसलिए ये स्टीयरिंग कमेटी को हेड कर रहे थे, क्योंकि इनको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बहुत ज़्यादा ही नॉलेज थी। इसलिए इनको कॉन्स्टिट्यूशन की जो एक इम्पॉर्टेंट कमेटी थी, स्टीयरिंग कमेटी, उसको हेड करने के लिए दिया जाता है। अब इसके बाद आती है रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी क्या है? रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी को हेड कौन कर रहे हैं? रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी को हेड करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट तो हैं ही, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट तो हैं ही, लेकिन साथ में आपको ये भी याद रखना है कि वो कौन सी कमेटी को हेड कर रहे थे। तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी को हेड कर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आपको इसकी डिटेल वर्किंग में नहीं जाना है, क्योंकि आपको सिर्फ यही पूछेगा अगर क्वेश्चन आता है रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी के हेड कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। या फिर ये क्वेश्चन बनेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन सी कमेटी को हेड कर रहे थे। अगर आप इसकी वर्किंग में जाएंगे तो वो बहुत डिटेल हो जाएगा, जो कि हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको सिर्फ यही याद रखना है कि रूल्स फॉर प्रोसीजर कमेटी को हेड कौन कर रहे थे। इसके बाद आती है हमारी यूनियन पावर्स कमेटी। तो यूनियन पावर कमेटी को हेड कौन कर रहे थे? यूनियन पावर कमेटी को हेड कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। यूनियन पावर कमेटी को हेड कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू। इसको ये हेड करते हैं। इसके बाद और बहुत सारी कमेटीज हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में फॉर्म की गई थी, लेकिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ये 3 और एक 4, जो ये 3 और एक प्लस जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है वो है ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसको हेड कौन कर रहे थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। जितना भी मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ आप प्लीज़ इसको एक नोटबुक में नोट कर लें, जिससे कि आप लास्ट टाइम पे इसको रिवाइज कर सकते हैं। और बहुत बिल्कुल फैक्ट्स मैंने लिखे हैं इसमें, आपको कोई थ्योरी नहीं लिखी है। थ्योरी आप पढ़ना चाहें तो आप बुक से पढ़ सकते हैं, उसमें कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। तो इसके बाद हमें क्या देखना है? इसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि प्रियम्बल आता है। प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसको लेकर अब काफ़ी सारी बाद में कंट्रोवर्सीज भी होती हैं, जिसमें कि आपको पता होगा बेरुवारी केस, केशवानंदा भारती केस। लेकिन ये हमारे एग्जाम से बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम स्पेशली दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं। अगर आप किसी और लेवल एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, जैसे कि SSC, CPO, CGL, तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट हाँ हो जाती हैं। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम जिस टारगेट बैच को लेकर चल रहे हैं, तो उसके लिए ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो लेकिन हम आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे कि प्रियम्बल का कौन सा पार्ट हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, जिसको हमें पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और हाँ, आपको एक और चीज़ याद रखनी है, जो कि लास्ट प्रोसीडिंग कब हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की? 24 जनवरी 1950। ये डेट आपको बिल्कुल याद रखनी है। इसको क्या हुआ था? लास्ट प्रोसीडिंग। इसके बाद जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसका कोई रोल नहीं था इस दिन। ये लास्ट डे है जिस दिन की एक और इस दिन एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। क्या? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, उनको हमारा फुल फ्लेज्ड प्रेसिडेंट बना दिया गया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ,
मैं बात कर रहा हूँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, हेड ऑफ द स्टेट है, जो हेड है हमारे इंडियन गवर्नमेंट का या इंडिया एज अ यूनियन का या इंडिया एज अ नेशन का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद was elected as president of इंडिया। इंडिया एज अ नेशन का ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उस दिन प्रेसिडेंट चुन लिया जाता है। और इसी के साथ ही हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का ओवरव्यू है या कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है यहीं पे एंड हो जाती है। इसके अलावा एग्जाम परस्पेक्टिव से हमारा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, जितना मैंने पोर्शन आपको कवर करा दिया है। इसके अलावा आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम अगली वीडियो में बात करेंगे प्रीएम्बल के बारे में। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और खुश रहिए। जय हिंद।